तो चलो बच्चों, आज टाइम ट्रैवल करते हैं। हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे टाइम में जहां प्रिंट था ही नहीं। रेडी हो? यह है हमारा एक्सप्लेनर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पर, और यह है पार्ट 1। अच्छा, एक चीज इमेजिन करो। बस एक दिन, सुबह से शाम तक आपकी जिंदगी में कोई भी प्रिंटेड चीज नहीं है। कैसा होगा वो दिन? सबसे पहले तो बूम, आपकी सारी टेक्स्ट बुक्स गायब। स्कूल में कोई किताब नहीं, घर पे कोई न्यूज़पेपर नहीं, सड़क पे कोई पोस्टर्स नहीं, सब कुछ खाली। थोड़ा डरावना लगता है ना? देखो, हम प्रिंट को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम सोचते भी नहीं। पर इसके पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्ट्री है, एक ऐसी कहानी जो आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, प्रिंट से पहले आखिर किताबें बनती कैसे थीं? मतलब कोई मशीन नहीं, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं, तो नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता कैसे था? चलो पता लगाते हैं। अब जरा इस पिक्चर को देखो ध्यान से। ये एक रॉयल वर्कशॉप है। एक आदमी बोल रहा है और बाकी सब लोग हाथ से लिख रहे हैं, और कुछ लोग ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बना रहे हैं। सोचो, सब कुछ हाथ से। ये प्रोसेस बहुत स्लो था और इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। एक किताब, जस्ट वन बुक, बनाने में महीने लग जाते थे। तो ये तो थी प्रिंट से पहले की दुनिया। अब हमारी स्टोरी का असली हीरो एंटर करता है, और इसके लिए हमें ट्रैवल करना पड़ेगा ईस्ट एशिया, स्पेसिफिकली चाइना। यहीं से सब कुछ बदला। तो आखिर ऐसी क्या रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी? वाइल आप इसको उस जमाने की एक मैनुअल फोटोकॉपी मशीन समझ सकते हो। सीरियसली, ऐसी चीज जिसने ज्ञान को, नॉलेज को सिर्फ कुछ पावरफुल लोगों के हाथों से निकालकर आम आदमी तक पहुंचा दिया। इट वॉज अ टोटल गेम चेंजर। Okay, so how did it work? It's actually brilliantly simple. देखो, स्टेप 1, एक लकड़ी के ब्लॉक पर पेपर चिपकाया जिस पर टेक्स्ट या ड्राइंग है। स्टेप 2, एक कर्वर ने ध्यान से आसपास की लकड़ी को खरोच दिया, तो अब अकेले कैरेक्टर्स ऊपर उठे हुए रह गए। स्टेप 3, उस पर इंक लगाई, एंड स्टेप 4, पेपर को उस पर प्रेस कर दिया। हो गया प्रिंट। सिंपल है ना? बट फॉर इट्स टाइम दिस वॉज प्योर जीनियस। और ये देखो इसका रिजल्ट। जस्ट लुक एट द क्लैरिटी। कितना ब्यूटीफुल, कितना प्रिसाइज है। बिल्कुल परफेक्ट हैंडराइटिंग लग रही है, राइट? ये पेज दुनिया की सबसे पुरानी प्रिंटेड बुक से है, द डायमंड सूत्रा। एंड गेट दिस, ये AD 868 में प्रिंट हुई थी। दैट्स ओवर 1000 years ago. अमेजिंग, राइट? ये जो सुंदर स्टाइलाइज्ड राइटिंग है ना, इस आर्ट को कहते हैं कैलीग्राफी। ये टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की खासियत यही थी कि वो इस एलिगेंट आर्ट को भी एकदम एक्यूरेटली कॉपी कर सकती थी। एक नई टेक्नोलॉजी सिर्फ एक नया टूल नहीं होती, वो पूरी सोसाइटी को, जीने के तरीके को बदल देती है। तो अब देखते हैं कि इस सिंपल सी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने चाइना की सोसाइटी पर क्या असर डाला। तो देखो हुआ क्या। अचानक से प्रिंट सिर्फ बड़े बड़े स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स तक लिमिटेड नहीं रहा। इंपीरियल स्टेट ने इसका यूज किया सिविल सर्विस एग्जाम्स की टेक्स्ट बुक्स छापने के लिए। सही है, मर्चेंट्स इसका यूज करने लगे ट्रेड इन्फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एक नई तरह की ऑडियंस पैदा हुई। आम लोग जो सिर्फ मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे थे। और तो और, औरतें भी अब पढ़ने लगीं और अपनी पोएम्स और प्लेस पब्लिश करने लगीं। दिस वॉज अ ह्यूज सोशल चेंज। बिल्कुल, जैसे आज हम लोग वेब सीरीज बिंज वॉच करते हैं ना, उस टाइम लोग फिक्शनल कहानियां, पोएट्री, रोमांटिक प्लेस पढ़ने लगे थे। एक पूरा का पूरा नया रीडिंग कल्चर डेवलप हो रहा था। अब पढ़ना सिर्फ काम की चीज नहीं थी, इट वॉज एंटरटेनमेंट, इट वॉज फन। और 17th सेंचुरी आते आते ये कल्चर पूरी तरह से ब्लूम कर चुका था। रीडिंग एक पॉपुलर लेजर एक्टिविटी बन चुकी थी, खासकर शहरों में। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर चाइना's प्रिंट कल्चर। ओके, सो हमारी स्टोरी चाइना में, बट आइडियाज ट्रैवल करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी चाइना से ट्रैवल करके जापान कैसे पहुंची, और वहां जाकर इसने क्या नए कमाल किए। अब ये टाइमलाइन देखो, आपके एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो AD 594 चाइना में शुरुआत हुई। फिर देखो, AD 768 के आसपास बुद्धिस्ट मिशनरीज इस टेक्नोलॉजी को जापान ले गए, और वहां भी इसने धूम मचा दी। जापान में इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही यूनिक आर्ट फॉर्म को बर्थ दिया, जिसे कहते हैं उकियो। इसका मतलब है पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। मतलब उस टाइम की अर्बन सिटी लाइफ की झलक। सोचो, टी हाउस में लोग कैसे बैठते थे, आर्टिस्ट्स कैसे दिखते थे, शहर की पूरी लाइफ इन पिक्चर्स में कैप्चर हो। और ये देखो, ये हैं उकियो प्रिंट्स। कितने ब्यूटीफुल हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, इनमें कहानियां हैं। लेफ्ट वाली पिक्चर देखो, शुनमन कूबो की, ये डेली लाइफ दिखा रही है।
और राइट में देखो किटागावा उतामारो का मास्टरपीस, एक एलिगेंट पोर्ट्रेट। जरा इसका डिटेल और ग्रेस देखो, इट्स जस्ट ब्रेथ टेकिंग, इजंट इट? ये नाम बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जरूर याद रखना। किटागावा उतामारो, ही वॉज अ मास्टर ऑफ उकियो, और उनका काम इतना फेमस हुआ कि उनके प्रिंट्स यूएस और यूरोप तक ट्रैवल कर गए, और वहां उन्होंने मोनेट और वैन गॉग जैसे लेजेंड्स को इन्फ्लुएंस किया। सोचो, जापान का एक आर्टिस्ट यूरोप के ग्रेटेस्ट पेंटर्स को इंस्पायर कर रहा था। दैट्स द पावर ऑफ। तो हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी जो चाइना में शुरू हुई, उसने पूरे ईस्ट एशिया को बदल कर रख दिया। उसने जापान में एक नए आर्ट और कल्चर को जन्म दिया। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। अब असली सवाल, जब ये रेवोल्यूशनरी आइडिया या टेक्नोलॉजी ईस्ट से निकलकर वेस्ट में पहुंची, जब ये यूरोप आई, तब क्या हुआ? इसने दुनिया को कैसे बदला? ये हम देखेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में, सो स्टे ट्यून्ड। हेलो बच्चों एंड वेलकम। आज हम टाइम ट्रैवल करके एक ऐसे इन्वेंशन की कहानी जानेंगे जिसने दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया। जस्ट लाइक द इंटरनेट चेंज्ड आवर लाइव्स टुडे। तो उस जमाने का इंटरनेट क्या था? चलो डाइव इन करते हैं एंड फाइंड आउट। ज़रा एक मोमेंट के लिए सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई किताब है, ना न्यूज़पेपर और ना ही इंटरनेट। हाउ वुड यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन? कैसे नॉलेज शेयर होती? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इमेजिन, राइट? चलो देखते हैं कि प्रिंटिंग से पहले लाइफ आखिर थी कैसी। इस स्लाइड को देखो। प्रिंटिंग से पहले बुक्स ऐसी दिखती थीं। इन्हें हाथ से बड़ी मेहनत से बहुत महंगे वेलम पर लिखा जाता था। वेलम बनता था एनिमल स्किन से। ये बुक्स आम इंसान के लिए बिल्कुल नहीं थीं। ये एक लग्जरी आइटम थी, सिर्फ अमीर लोगों के लिए या मॉनेस्ट्रीज में रखी जाती थी। तो प्रॉब्लम क्या थी? बिल्कुल क्लियर थी। एक तरफ थे हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इन्हें बनाने में इतना टाइम लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और सिर्फ सोसाइटी के टॉप लोग ही इन्हें अफोर्ड कर पाते थे। और दूसरी तरफ यूरोप में बुक्स और नॉलेज की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही थी। हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट से ये डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती थी। तो इसका सोल्यूशन, इसका आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया भी सिल्क रोड से ट्रैवल करके यूरोप पहुंचा। 11वीं सेंचुरी में चाइना से पेपर यूरोप आया। फिर 1295 में ग्रेट एक्सप्लोरर मार्को पोलो चाइना से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी इटली ले आए। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी पूरे कॉन्टिनेंट में फैलने लगी। अच्छा, तो ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूज कहाँ होती थी? शुरू में इससे सिंपल चीजें प्रिंट होती थी, जैसे प्लेइंग कार्ड्स, कपड़ों पर डिजाइन, रिलीजियस पिक्चर्स और छोटे मोटे टेक्स्ट्स। लेकिन लंबी लंबी बुक्स प्रिंट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत स्लो और महंगी थी। एक नई फास्टर टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत थी। और यही है हमारी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट। यूरोप को एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी और एक आदमी था जिसके पास इस काम के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स थी। हमारे हीरो योहान गुटेनबर्ग। ये है योहान गुटेनबर्ग। वो एक मर्चेंट के बेटे थे और उनका बचपन वाइन और ऑलिव ऑयल निकालने वाली बड़ी बड़ी प्रेसेस के बीच गुजरा था। बड़े होकर वो एक मास्टर गोल्डस्मिथ बन गए, जो पत्थरों को पॉलिश करने और मेटल से इंट्रिकेट मोल्ड्स बनाने में एक्सपर्ट थे। उनके ये दोनों एक्सपीरियंसेस आगे जाकर बहुत ज़रूरी साबित हुए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, गुटेनबर्ग ने कुछ भी बिल्कुल नया नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने पहले से मौजूद टेक्नोलॉजीज़ को एक जीनियस तरीके से कंबाइन किया। पहला, उन्होंने ऑलिव प्रेस के मॉडल को प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए अडॉप्ट किया। दूसरा, उन्होंने अपनी गोल्डस्मिथ की स्किल्स यूज करके अल्फ़ाबेट के लेटर्स के लिए मेटल मोल्ड्स बनाए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने मूवेबल टाइप को परफेक्ट किया। इसका मतलब था कि हर लेटर एक अलग पीस था, जिससे वर्ड्स, सेंटेंसेस और पूरे पेजेस बनाना बहुत आसान हो गया। और ये देखिए, द गुटेनबर्ग प्रेस। इसे 1430s में जर्मनी के स्ट्रासबर्ग शहर में डेवलप किया गया। हैंडल को घुमाने से एक बड़ी प्लेट, जिसे प्लेटन कहते थे, वो नीचे दबती थी और इंक्ड मेटल लेटर्स के ऊपर रखे पेपर पर एक साफ इंप्रेशन छोड़ देती थी। एक सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी आइडिया। गुटेनबर्ग के प्रेस पर जो पहली बड़ी किताब प्रिंट हुई वो थी द बाइबल। इसकी 180 कॉपीज प्रिंट करने में 3 साल लगे। अब ये हमें सुनने में बहुत स्लो लग सकता है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये अनबिलीवेबली फास्ट प्रोडक्शन था। सोचो, एक सिंगल स्क्राइब को हाथ से बाइबल की एक कॉपी लिखने में ही कई साल लग जाते थे। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि गुटेनबर्ग की प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। इसने लोगों की जिंदगी और उनका इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जरा इन नंबर्स को देखो। सिर्फ 15वीं सेंचुरी के आखिरी 50 सालों में 20 मिलियन प्रिंटेड बुक्स यूरोपियन मार्केट में आ गईं,
और 16th सेंचुरी तक ये नंबर 10 गुना बढ़कर 200 मिलियन कॉपीज हो गया। ये तो एक बुक एक्सप्लोजन था। इंटरेस्टिंगली, शुरू में प्रिंटेड बुक्स को बिल्कुल पुराने हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसा ही बनाया जाता था। ऐसा इसलिए ताकि अमीर खरीदार उन्हें सस्ता ना समझे। यहाँ तक कि डेकोरेटिव बॉर्डर्स भी हाथ से पेंट किए जाते थे। लेकिन पर्दे के पीछे प्रिंटर की वर्कशॉप एक बिजी फैक्ट्री की तरह चल रही थी, जो तेजी से बुक्स मास प्रोड्यूस कर रही थी। इस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा। प्रिंट से पहले ज्यादातर एक हियरिंग पब्लिक थी, जो कहानियां, सर्मन्स और ग्रंथों को सुनकर नॉलेज हासिल करती थी। लेकिन अब सस्ती और आसानी से मिलने वाली बुक्स की वजह से एक रीडिंग पब्लिक का जन्म हुआ। लोग अब खुद अकेले में शांति से पढ़ सकते थे। नॉलेज अब सिर्फ एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो बहुत ही इंडिविजुअल हो गया। और जब लोगों ने खुद पढ़ना शुरू किया तो नए और चैलेंजिंग आइडियाज आग की तरह फैलने लगे। अब चर्च या राजा जैसी अथॉरिटीज के लिए ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया कि लोग क्या सोचते हैं। रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर प्रिंटिंग की पावर को साफ साफ समझ गए थे। उन्होंने कहा, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। वो जानते थे कि ये इन्वेंशन उनके आइडियाज को दूर दूर तक फैला सकता है, लोगों तक सीधे पहुंचा सकता है, बिना किसी बीच वाले के। और ये स्लाइड इस पॉइंट को बिल्कुल साफ कर देती है। 1517 में मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस लिखी, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च के कई प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस की मदद से उनके आइडियाज फॉरेन जर्मनी में हजारों लोगों तक पहुंच गए। नतीजा, चर्च में एक डिवीजन हुआ और एक बड़े रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसे हम अब प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन कहते हैं। एक इंसान के आइडियाज ने पूरे कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री बदल दी। इतने बड़े इम्पैक्ट की वजह से लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस को एक चमत्कार की तरह देखा। इस 18th सेंचुरी पेंटिंग को देखो, प्रिंटिंग प्रेस को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया गया है, जिसे एक देवी ला रही है। ये इस बात का सिंबल है कि उस समय के लोगों के लिए प्रिंटिंग प्रेस अंधेरे में रोशनी लाई थी। वो दुनिया में ज्ञान यानी विजडम लाई थी। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि प्रिंटिंग प्रेस अपने टाइम का इंटरनेट था। इसने इन्फॉर्मेशन को सब तक पहुंचाया, अथॉरिटीज को चैलेंज किया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं चाहती हूं कि आप सोचें, क्या आज का इंटरनेट हमारी सोसाइटी पर वैसा ही रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट डाल रहा है? इसके बारे में जरूर सोचना। हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। Let's talk about an invention so powerful it could literally get you killed, but also powerful enough to spark a revolution. What am I talking about? The printing press. We're about to see how a simple machine that puts ink on paper turned the entire world upside down. So let's start with a wild question. Can you even imagine a world where just reading a book, or even just having one different idea in your head, could be a death sentence? It sounds crazy, right? But for a very long time, that was the reality. Okay, take a look at this image from the 16th century. You've got skeletons literally overrunning a printer's workshop. This just shows you how terrified the people in charge were of this new technology. They really thought it would unleash total chaos, maybe even bring about the end of the world. So here's our game plan. We're going to look at why an idea could suddenly be so dangerous, then see how a reading mania took over Europe, and how print actually fueled revolutions. We're really going to explore this double-edged sword, the incredible, world-changing power of print. All right, first up, let's dig into why the authorities, especially the church, saw this new technology as such a massive threat. And to understand this, our story starts not with a king or a famous scholar, but with a totally ordinary guy. This is Minocchio. He was a miller in 16th century Italy, and he started reading the books that were suddenly showing up in his village. Now, here's where it gets interesting. After reading, Minocchio didn't just accept what he'd been told his whole life. Nope. He started to think for himself. He actually reinterpreted the Bible and came up with his own ideas about God and creation, and those ideas flew right in the face of the powerful Roman Catholic Church. The church had a word for ideas like his: heretical. That basically means you're going against the official rules. And they had a special court for people like that, a pretty scary one, called the Inquisition. Its whole job was to hunt down and punish anyone who dared to think differently. And here's the crucial part of the story. For what? For reading a book and having his own thoughts? Minocchio was executed. His story is just this stark,
powerful reminder of how dangerous access to information could be for regular people. And get this, it wasn't just the church freaking out. Even really respected scholars like Erasmus were worried. He was afraid the world would get flooded with what he called stupid and seditious books that would just poison everybody's minds. But you know what? Despite all that fear, you couldn't put the genie back in the bottle. The printing press was here to stay. And it sparked something amazing, a complete hunger for books that just swept across all of Europe. Just look at these numbers, 60 to 80%. By the end of the 18th century, literacy rates in some parts of Europe were that high. I mean, that is a massive, massive jump in a pretty short amount of time. This created what we call a reading mania. Printers started churning out all these cheap, new kinds of books for everyday people. We're talking almanacs, folk tales, little pocket-sized storybooks. All of a sudden, reading wasn't just for the rich and powerful anymore. It was for everyone. And this is so, so important. For the first time ever, the huge, groundbreaking ideas from scientists like Newton and philosophers like Rousseau weren't trapped in a university. They were out in the world, reaching the masses. So you've got millions of people reading and thinking new thoughts. What do you think happens next? Well, let's see how this explosion of reading helped light the fuse on one of the biggest events in all of history, the French Revolution. People back then knew how big this was. You had writers like Mercier calling the printing press the most powerful engine of progress. He basically put out a warning to all the tyrants of the world. Tremble, be afraid of the written word. So how exactly did print help create a revolution? Well, historians usually point to three main things. First, it spread those big ideas of the Enlightenment, reason over superstition. Second, it created a whole new culture of debate where people started to question absolutely everything. And third, it was used to make fun of the royalty and expose them. A ton of this stuff was printed in secret, underground literature. You'd see these cartoons and caricatures showing the royal family living in total luxury while ordinary people were starving. You can just imagine how much anger and resentment that kind of thing would stir up. And the printing press was just getting started. As we move into the 19th century, this whole print culture just accelerates, creating totally new kinds of books for brand new groups of readers. Think about it. With primary schools becoming common, kids were suddenly a huge new audience for books. And right alongside them, women and working class people were also reading more than ever before. And here's a perfect example. This is from The Penny magazine in England, which was made specifically for working class people. At the same time, lending libraries started popping up, which meant workers could get access to books and educate themselves in a way that was never possible before. Now, here's what's really fascinating. Women weren't just reading anymore. They started writing. You get these incredible novelists like Jane Austen and the Bronte sisters, and they started creating a whole new kind of female character, one with brains, with strength, and with a mind of her own. So, when you pull it all together, from one man's dangerous idea to a full-blown social revolution, what's the lasting legacy of print? What's the big takeaway? Okay, if you remember just one thing from all this, let it be this. Print didn't just spread information around. It fundamentally changed how people thought. It gave them a new way of seeing the world, a way that was more critical, more questioning, and more rational. This revolution of ideas from centuries ago, it's not all that different from the information revolution we're living through right now with the internet. Print opened up their world, so I'll leave you with this question. How is the internet opening up yours? हेलो एवरीवन, जरा सोचो एक ऐसी दुनिया जहां कोई प्रिंटिंग नहीं है, ना कोई बुक्स, ना न्यूज़पेपर्स, ना ही आपके फोन पर कोई टेक्स्ट। एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान यानी नॉलेज बस कुछ लोगों के पास बंद था। अजीब है ना? तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं कि प्रिंट ने हमारी दुनिया और खासकर इंडिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। प्रिंटिंग से पहले किताबें ऐसी दिखती थी। देखिए इसे, ये एक पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट है। हर एक लफ्ज, हर एक पेज हाथ से लिखा गया है। सोचो, ये किताबों से ज्यादा आर्ट के पीसेस थे, और इसका मतलब ये भी था कि ये अजीब महंगी और बहुत बहुत रेयर थी। एक आम इंसान के लिए ऐसी चीज को हाथ लगाना भी एक सपना। और ये देखो, द डिफरेंस वॉज लिटरली नाइट एंड डे। एक तरफ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो महंगी थी, नाजुक थीं और सिर्फ अमीर लोगों या स्कॉलर्स के लिए थी, और दूसरी तरफ प्रिंटेड बुक्स, सस्ती, मजबूत, तेजी से बनने वाली और सबके लिए। प्रिंट ने एक तरह से नॉलेज को आज़ाद कर दिया, उसे सबके हाथों में दे दिया।
तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स की दुनिया को समझेंगे, फिर उस टेक रेवोल्यूशन को देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिंट इंडिया कैसे पहुंचा, इससे कैसे नए डिबेट्स और आइडियाज शुरू हुए, और आखिर में कैसे एक बिल्कुल नई पढ़ने वाली पब्लिक तैयार हुई। रेडी? लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन 1, बिफोर प्रिंट अ वर्ल्ड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। आइए देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के कॉमन होने से पहले इंडिया में ज्ञान को कैसे सेव और शेयर किया जाता था। देखो, इंडिया में संस्कृत, अरबिक, पर्शियन और बहुत सी लोकल लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट्स की एक रिच ट्रेडिशन थी। लेकिन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थीं। ये महंगी और बहुत नाजुक पाम लीव्स या हाथ से बने कागज पर लिखी जाती थी, और अलग-अलग स्क्रिप्ट स्टाइल्स की वजह से इन्हें पढ़ना भी मुश्किल था। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उस टाइम स्कूल्स में बच्चे लिखना तो सीखते थे, पर उन्हें एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ने को बहुत कम मिलते थे। और ये देखो, ये है असली पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। एक गीता गोविंदा का है और दूसरा मलयालम में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने डेलिकेट थे। जरा सी लापरवाही और ये पूरी तरह से खराब हो सकती थी। इन्हें संभाल कर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अब आते हैं उस असली गेम चेंजर पर, द टेक रेवोल्यूशन। यहाँ से कहानी एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। यहाँ हम उन इनोवेशंस को देखेंगे जिन्होंने मास रनिंग को रियलिटी बना दिया। जरा स्पीड को देखो, 18th सेंचुरी के एंड में मेटल प्रेस आई, फिर मिड 19th सेंचुरी तक पावर से चलने वाली प्रेस आ गई जो 1 घंटे में 8000 शीट्स प्रिंट कर सकती थी। कैन यू बिलीव इट? उसके बाद ऑफसेट प्रेस आई जिससे 6 अलग अलग कलर्स में प्रिंट करना पॉसिबल हो गया। और 20th सेंचुरी आते आते इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस आ गई। हर एक इन्वेंशन ने प्रिंटिंग को सस्ता, तेज और बेहतर बना दिया। तो उन सारी इनोवेशंस का रिजल्ट ये देखो। ये 1874 का एक लंदन रेलवे स्टेशन है। हर दीवार, हर कोना एडवर्टाइजमेंट से भरा पड़ा है। साफ दिख रहा है कि प्रिंट अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों की रोज की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। चलिए, अब इस कहानी को इंडिया लाते हैं अपने तीसरे सेक्शन के साथ, प्रिंट अराइव्स इन इंडिया। आखिर ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हमारे देश तक कैसे पहुंची? इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16th सेंचुरी के बीच में पोर्चुगीज मिशनरीज के साथ गोवा पहुंचे। उन्होंने कोंकणी और केनारा जैसी लोकल लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग शुरू की। पहली तमिल बुक 1579 में छपी और पहली मलयालम बुक 1713 में। इंटरेस्टिंगली, इंग्लिश प्रेस इंडिया में काफी बाद में 1780 से शुरू। और इंग्लिश प्रिंटिंग की शुरुआत की जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अपने न्यूज़पेपर बंगाल गजेट के साथ। वो कहते थे कि ये एक कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। इसका मतलब था कि वो आज़ादी से लिखते थे, किसी से डरते नहीं थे। यहाँ तक कि वो कॉलोनियल ऑफिशियल्स के बारे में गॉसिप भी छापते थे, जिससे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत गुस्सा हो गए। तो ठीक है, प्रिंटिंग आ गई, बट सो व्हाट? इसका असली इम्पैक्ट क्या था? ये हमें अपने अगले सेक्शन पर लाता है, डिबेट्स एंड न्यू आइडियाज। क्योंकि प्रिंट का सबसे बड़ा असर सिर्फ किताबें छापना नहीं था, बल्कि इसने पब्लिक डिस्कशन के लिए एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म बना दिया था। ये देखो, बंगाल में उस वक्त एक बैटल ऑफ आइडियाज चल रहा था। एक तरफ थे सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने अपने न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी में सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लिखा। तो उनके आइडियाज को काउंटर करने के लिए हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने अपना पेपर समाचार चंद्रिका शुरू किया। प्रिंट ने दोनों तरफ को अपने आर्ग्यूमेंट्स पब्लिक के सामने रखने का मौका दिया। और ये डिबेट्स सिर्फ हिंदू कम्युनिटी तक ही लिमिटेड नहीं थे। मुस्लिम स्कॉलर्स, जिन्हें उलमा कहते हैं, उन्हें भी डर था कि कॉलोनियल रूलर्स उनके पर्सनल लॉज बदल देंगे। तो अपने धर्म और कल्चर को बचाने के लिए उन्होंने सस्ते प्रेसेस का यूज करके पर्शियन और उर्दू में रिलीजियस टेक्स्ट्स और न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना शुरू कर दिया। ओके, क्विक डीटूर। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स समझ लो। उलमा इस्लाम के लीगल स्कॉलर्स होते हैं, जो शरिया यानी इस्लामिक कानून के एक्सपर्ट्स होते हैं। और फतवा एक लीगल ऑर्डर होता है जो कोई स्कॉलर इस्लामिक लॉ के ऊपर देता है। फॉर एग्जाम्पल, देवबंद सेमिनरी ने हजारों फतवे प्रिंट करके अपने कम्युनिटी को रोजमर्रा की जिंदगी में गाइड किया। तो हमने टेक्नोलॉजी देख ली, डिबेट्स देख ली। अब आते हैं फाइनल और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, अ न्यू वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। आखिर ये सारी चीजें पढ़ कौन रहा था? प्रिंट ने सबसे बड़ा काम ये किया कि इसने धर्म को आम आदमी तक पहुंचा दिया। 1810 में तुलसीदास जी की रामचरितमानस का पहला प्रिंटेड एडिशन कैलकाटा में पब्लिश हुआ, और जल्द ही इसके सस्ते एडिशंस पूरे नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स में मिलने लगे। अब लोग कहीं भी कभी भी अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते थे, और जो पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए दूसरे लोग इनको जोर से पढ़कर सुनाते थे। ये कोड बहुत पावरफुल है।
1870 में नेटिव ओपिनियन न्यूज़पेपर ने लिखा कि इंडियन न्यूज़पेपर्स को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी जैसा रोल निभाना चाहिए, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन करना और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सजेशंस देना। इंडियंस ने अब प्रिंट को एक पॉलिटिकल टूल की तरह देखना शुरू कर दिया। और शायद प्रिंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यही था। पहली बार न्यूज़पेपर्स ने इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को आपस में जोड़ा। एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंचने लगी और इससे एक पैन इंडियन आइडेंटिटी, मतलब हम सब एक देश के नागरिक हैं, ये भावना पैदा हुई। तो 19th सेंचुरी में प्रिंट ने इंडिया को जोड़ा। सोचो, आज इस डिजिटल दुनिया में हमें क्या चीज़ जोड़ती है? सोशल मीडिया, इंटरनेट। और जैसे उस टाइम प्रिंट को लेकर डिबेट्स थे, वैसे ही आज हमारे डिजिटल वर्ल्ड के डिबेट्स क्या हैं? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं, इस पर सोचना जरूर। Hey everyone, have you ever stopped to think about how one single machine could spark a revolution and completely reshape a nation? Well, in the 19th century, that machine was the printing press. Its arrival in India set off this incredible chain reaction of change. Today, we're going to dive into how print didn't just publish books, it literally helped build a new India. So, here's the big question we're tackling. Could a simple machine, just gears and ink, really challenge an entire empire? That's the story we're unpacking. I want you to think of the printing press like a stone dropped into a still pond. The ripples it created? Well, they grew into massive waves that transformed India's entire social and political landscape. All right, so let's talk about that first ripple. It was this absolute explosion of new ideas and images. For the very first time, print opened up a whole new world of stories and pictures to the average person, a world that had been completely inaccessible before. All of a sudden, people were reading about their own lives, their own experiences, their deepest feelings. Novels, short stories, essays about social issues, they all became incredibly popular. You see, reading went from being something distant and academic to something deeply personal, something people could finally truly relate to. And it wasn't just about the words. At the exact same time, a really vibrant visual culture started taking shape. This was huge because for the first time ever, images could be mass-produced, and they started finding their way into homes all across the country. Now, what's so fascinating here is the contrast. On one hand, you had these beautiful mythological prints by artists like Raja Ravi Varma, which people used to decorate their homes. But on the other hand, you had these sharp, witty, political cartoons in journals like the Indian Charivari, which were all about social and political commentary. So you had one for private faith and the other for public debate. Two totally different worlds, both powered by print. Okay, now for the second ripple. And this one was even more powerful. Print started to give a voice to people who had been silenced for centuries. We're talking about women and people from lower castes. It was like the sound of long-suppressed communities finally beginning to speak up. As you can imagine, a fierce debate erupted over women's education. On one side, you had liberal fathers and husbands who were educating women at home, sending their girls to new schools. But on the other side, you had conservatives who were gripped by fear. Some Hindus actually believed that a literate girl would be cursed to become a widow, while some Muslims were afraid that reading Urdu romances would corrupt women's minds. This whole struggle is just perfectly captured in the story of Rush Sundari Devi. She was a young, married girl in East Bengal, and she secretly taught herself to read and write in her kitchen. Can you just imagine the courage that took? She later went on to write her autobiography, Amar Jeeban, which became the first full-length autobiography in the Bengali language. Just incredible. And this quote, wow, it so powerfully expresses what reading meant for women back then. For those whose entire world was confined to the four walls of their home, books were a window to a much, much larger world. For them, books were freedom. And hey, print wasn't just for the wealthy, not at all. Cheap books were being sold in markets, and public libraries started opening up, giving the poor and lower castes a platform they never had. Reformers like Jyotiba Phule wrote Ghulam Giri, a powerful attack on the caste system. Even a Kanpur mill worker named Kashi Baba wrote about the exploitation he and others faced. The voice was now for everyone. So, now for the third ripple. You know, whenever you have such rapid social change, it's almost always met with fear, with a backlash. And the changes sparked by print, they absolutely terrified many conservatives. This woodcut here, it's called Gor Kali, and it illustrates that fear perfectly. Just look at it.
You can see the wife sitting on her husband's shoulders while he literally drags his own mother along by a rope. This image captured the deep anxiety that educated women would just destroy traditional family values. And we see this exact same fear in another popular image from that time. Here, the traditional roles are completely flipped. The man is playing music while the woman is smoking a hookah. It's a striking visual of that panic, that feeling that changing gender roles would turn family life completely upside down. And all of this brings us to the final and most powerful wave of all. The battle was now between the PIN and the Empire. The fight for freedom of the press had become the fight for freedom itself. So after the revolt of 1857, everything changed. The British government got really wary of the Indian press. They decided they had to clamp down, and clamp down hard, on what they called the native press, basically newspapers published in Indian languages. The result was the Vernacular Press Act of 1878. And let's be really clear about what this was. This law gave the government almost unlimited power to censor any report or editorial in a non-English paper. Its one and only purpose was to crush nationalist voices. But this censorship totally backfired. It actually created a cycle of protest. Nationalist papers would report on colonial misrule, the government would censor them, and this repression would just provoke even stronger protests. And in response, even more nationalist papers would spring up. You see the pattern? The more the British suppressed, the more the people resisted. A perfect example of this cycle was the case of Bhagangarhar Tilak. When he wrote in support of revolutionaries in his newspaper Kesari, he was thrown in jail in 1908. But his arrest didn't silence people, it sparked widespread protests all across India. Jailing one editor had become a national cause. This entire struggle was summed up perfectly by Mahatma Gandhi in 1922. He declared that the fight for Swaraj, or self-rule, was above everything else a fight for freedom of speech, freedom of the press, and freedom of association. The battle for a free press and the battle for India's independence had become one and the same. So, let's end with a question for you to think about. In the 19th century, it was the printing press that gave a voice to the voiceless. But if you look at our world today, with all our new technologies, what gives them a voice now?